हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन बताती है कि वो हेवनली से की सबसे छोटी इमोर्टल मास्टर है और वो अरबपति प्रेसिडेंट मिस्टर साहू से शादी करने वाली है। यारो सोचती है, मैंने तो ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा था जो आज मेरे साथ हो रहा है। मैं मिस्टर साहू के साथ शादी करने जा रही हूँ। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है, जहाँ पर यारू अपने सीनियर और अपने मास्टर के साथ विलेज में रह रही होती है। सीनियर बोलता है, मास्टर देखिए, यारू ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया है और 2 दिन 2 रात से लगातार टीवी देख रही है और रोती जा रही है। अगर ऐसे ही करेगी तो हम कब देखेंगे अपना ड्रामा। जिसके बाद मास्टर उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बोलती है, मैंने बोला था ना इस हफ्ते टीवी मैं देखूंगी। इसके बाद मास्टर यूं एक प्लान सोचता है और वो स्वादिष्ट चिकन लेकर आ जाता है। उसकी खुशबू से यारू दरवाजा खोल देती है और चिकन खाने लग जाती है। मास्टर बोलता है, ये भुना हुआ चिकन तुम्हारी विदाई के लिए है। वो बोलती है, मास्टर आप मुझे भगा रहे हो। मास्टर बोलते, सालों पहले तुम मुझे पहाड़ों में मिली थी, तब से तुम और तुम्हारा भाई मेरे सबसे ज्यादा करीब है। यारो पूछती है, फिर मुझे क्यों निकाल रहे हो आप। मास्टर एक्सप्लेन करता है, 12 साल पहले तुमने एक लड़के को बचाया था जिसका नाम साहू था। उसकी बॉडी में रेयर प्योर यंग एनर्जी है, सिर्फ वही तुम्हारी बॉडी को ठीक कर सकता है। उसी की एनर्जी से तुम्हारी बॉडी बैलेंस होगी। मतलब जिंदा रहने के लिए ना तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी। शादी का नाम सुनकर यारू तो खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। सीनियर बोलता है, डैड उसकी बॉडी अभी इतनी भी यिन नहीं थी, तो आपने उसे यहाँ से जाने के लिए क्यों बोला है। मास्टर खुश होकर बोलता, क्योंकि वो यहाँ पर रहकर हम लोगों को टीवी नहीं देखने देती थी, ऊपर से वो हमें परेशान करती थी, इसीलिए मैंने उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ से भगा दिया है। वैसे भी इसको उस लड़की का नाम पता है और कुछ भी नहीं, कुछ दिन ढूंढेगी और थक के खुद वापस आ जाएगी, तब तक यहाँ शांति तो रहेगी। नेक्स्ट सीन में साहू की ग्रैंड माँ रिक्शा चलाते हुए कुकीज बेच रही होती है, लेकिन तभी साहू पीछे से बोलता, आपके कुकीज ना कोई नहीं लेगा, प्लीज आप घर चलिए। ग्रैंड माँ बोलती, नहीं कोई ना कोई तो जरूर लेगा। तभी एक बाइक वाला उन्हें टक्कर मार देता है और उनके कुकीज गिरने लग जाते हैं, लेकिन तभी यारू हवा की तरह उछलकर उनको पकड़ लेती है। दादी माँ तो उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल की लड़की हो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ बताओ। यारू बोलती है, मुझे इन कुकीज में से ना अच्छी खुशबू आ रही है, तो क्या मैं इनको ले लूं। वो खुश हो जाती है और बोलती है, क्या सच में तुम्हें ये अच्छे लग रहे हैं, तुम वही स्पेशल वाली लड़की हो। तभी वहाँ मिस्टर साहू आ जाता है। उसे देखकर यारू सोचती है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन इसकी लाइफ में बहुत सारी डार्कनेस है। तभी मिस्टर साहू बोलता है, चलिए दादी माँ अब घर चलते हैं। चलो अच्छा है आपके कुकीज किसी को तो पसंद आए। जिसके बाद दादी माँ यारू को बोलती है, चलो बाद में मिलते हैं लिटिल गर्ल। वहाँ से जाने लगती है। तभी यारू बोलती है, तुम्हारी लाइफ ना बहुत ही ज्यादा डार्क है, ये मंत्र तुम अपने साथ ले जाओ। लेकिन साहू लेने से मना कर देता है। यारू बोलती है, मैं इसे बेच नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें इसे इन कुकीज के बदले में दे रही हूँ। दादी माँ लेने लग जाती है, लेकिन साहू मना कर देता है और सोचता है, ये लड़की मेरे चक्कर में ये सब कर रही है। यारू बोलती है, अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे ना तो मैं ब्रिज के नीचे रहती हूँ, वहाँ आ जाना। यारू ने तो अपना पूरा डेरा ब्रिज के नीचे सेट कर रखा होता है। वो सोच रही होती है, इस साहू नाम के आदमी को कैसे ढूंढूंगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साहू घर वापस लौट रहा होता है। दादी माँ घर पर बेहोश हो जाती है, तो वो यारू को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन कार की ब्रेक फेल हो जाती है। कार टकराने वाली होती है। तभी यारू उड़कर आकर उसे रोक देती है। साहू तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है, ये लड़की कितनी पावरफुल है। वो जादू से उसकी कार के अंदर भी आ जाती है और बोलती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। वो उसकी हार्ट बीट चेक करती है और उसके मुंह में मेडिसिन डाल देती है। तुम्हारी दादी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो। मिस्टर साहू सोचता है, मैंने तो अभी से कुछ बताया भी नहीं, तो इसे कैसे पता चला। घर पहुंचकर साहू बताता है, कल रात से दादी माँ कोमा में चली गई है। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दिया है, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। शाम को उनकी थोड़ी सी आँख खुली तो उन्होंने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए बोला। यारू अपनी पावर से पता लगाती है कि वहाँ पर कोई डार्क पावर है जिसने दादी माँ को चोट पहुँचाई है। तभी वहाँ पर साहू का छोटा भाई आ जाता है और बोलता है, क्या ये विलेज की लड़की हमारी दादी माँ को सही कर पाएगी। भाई, कहीं आप सुर्खियों में आने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हो ना। यारू बोलती है, 1 मिनट, क्या ये तुम्हारा भाई है? मिस्टर साहू तो कितने ज्यादा हैंडसम है और ये तो लप्पू सा लगता है।
उसका भाई तो बुरा मान जाता है और बोलता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम। साहू बोलता है ये ना दादी की मेहमान है, इसलिए इसके साथ ना बदतमीजी मत करो। अभी यारू को कुछ महसूस होता है और वो बोलती है अभी दादी माँ ना आंखें खोलेंगी, लेकिन वो पूरी तरीके से होश में नहीं आएंगी। तभी दादी माँ आंखें खोल लेती हैं। साहू का छोटा भाई शिन बोलता है आपको ना कुछ नहीं होगा। यारू बोलती है ग्रैंडमा ना जल्दी फिर से बेहोश हो जाएंगी, इवन खून की भी उल्टी हो सकती है, तो आप रोना धोना मत करना। मिस्टर साहू बोलता है मेरी दादी माँ को बचा लो प्लीज। शिन बोलता है भाई आप एक अनजान लड़की पर भरोसा कैसे कर सकते हो, आप मालूम ये सब कुछ यही कर रही हो। यारू बोलती है तुम मुझे नहीं जानते, मैं हेवनली की ना सबसे यंगेस्ट इमोर्टल मास्टर हूँ। साहू तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। यारू बोलती है हाँ मैं ना मास्टर यू की डिसाइबल हूँ। तभी साहू को अपने बचपन वाला सीन याद आ जाता है। वो एक गुफा में फंस गया होता है, चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची यानी यारू आ जाती है। वो अपनी शक्तियों से उन आवाजों को बंद कर देती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो छोटे मिस्टर साहू। साहू बोलता है मैं ना अपनी माँ के साथ आया था, लेकिन हम अलग हो गए और मैं खो गया। और ये आवाजें किसकी थी? वो बोलती ये सैडनेस से भरी हुई आंखों वाली आत्माओं की थी। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। यारू बोलती है मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हो? साहू बोलता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, प्लीज मेरी दादी माँ को ना सही कर दो। यारू अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और बोलती है दादी माँ कुछ देर बाद जाग जाएंगी। इसके बाद साहू से 1 मिलियन का चेक देता है और बोलता है दादी माँ के जागने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। यारू पूछती है क्या इस चेक से पैसे निकलेंगे, तो वो हाँ बोल देता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे बाहर लेकर आ जाता है। यारू से पूछती है क्या तुम्हारा सरनेम गू है, तो क्या तुम किसी मिस्टर साहू गू को जानते हो? तो वो जानबूझकर मना कर देता है। तभी मेड का लड़का आता है और वो यारू से टकरा जाता है। उसे बोलता है जरा ना सर ऊपर कर चलो। यारू से पहचानने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वो सॉरी बोलकर भाग जाता है। साहू यारू को बाहर लेकर आता है और कार में बिठा देता है। साहू से बोलती है अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पुरानी वाली जगह पर आकर मुझसे हेल्प ले सकते हैं। साहू बोलता है मेरी प्रॉब्लम ना तुम हो, और ड्राइवर को उसे ड्रॉप करने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साहू का असिस्टेंट भाग कर आता है और उनको एक वीडियो दिखाता है जिसमें यारू बोल रही होती है मैं अपने फियांसी मिस्टर साहू को ढूंढ रही हूँ, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगी। नेक्स्ट डे यारू के पास बहुत सारे फेक मिस्टर साहू पहुँच जाते हैं और वो आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी मिस्टर साहू वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सबको हटाकर आगे आता है। यारू बोलती है फिर से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? वो बोलता है मेरी प्रॉब्लम ना तुम हो। वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलने लग जाते हैं तुम लाइन में लगो, और उसे झगड़ा करने लग जाते हैं। तभी यारू अपनी मैजिक पावर से उनको पीछे गिरा देती है और उससे पूछती है क्या सच में तुम मिस्टर साहू हो? तो तुमने कल रात को मना क्यों कर दिया था? बोलता है हमारी पुरानी एंगेजमेंट हमारी फैमिली ने ना मजाक में करवा दी थी, लेकिन हम अपनी मर्जी से अपने पार्टनर से शादी कर सकते हैं। वो बोलती है नहीं मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है, चलो ना हम शादी कर लेते हैं ना। वो बोलता है अभी तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, हम एक दूसरे के लिए ना बिल्कुल अजनबी है। वो बोलती है नहीं मुझे ना तब भी तुमसे ही शादी करनी है, लेकिन वो सोचता है ये लड़की कितनी ज्यादा पागल है। अभी असिस्टेंट आकर बताता है दादी माँ ने वो वीडियो देख लिया है। उसके बाद साहू यारू को लेकर चला जाता है। रास्ते में कार रोकता है और बोलता है तुमने मेरी दादी माँ को ठीक कर दिया है, उसके लिए थैंक्स। हम शादी नहीं कर सकते और मैं आशा करता हूँ आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, और वहाँ से जाने लगता है। यारू उसका हाथ पकड़कर बोलती है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो मैं मर जाऊंगी। साहू बोलता है तुम पहली लड़की नहीं हो जो मुझको ये बोल रही है, और वो उसका हाथ हटाकर वहाँ से चला जाता है। वो उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। साहू घर पर पहुंचता है। यारू वहाँ बैठी होती है और दादी माँ से बोलती है आपके कुकीज ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। दादी माँ बोलती है ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे बना दूंगी। तो वो दादी माँ को थैंक्स बोलती है। साहू बोलता है तुम यहाँ कैसे? यारू अपने मैजिक पावर से उसके पीछे पहुँच जाती है। वो बोलता है कहाँ गई? तभी वो उसके पीछे से आ जाती है
वो बोलता है तुम यहाँ कैसे आई। वो बोलती है ये मेरी मैजिकल पावर है और मुझसे पीछा छुड़वाने का सोचना भी मत। और फिर वो दादी माँ से बोलती है हम दोनों की शादी कब होगी। दादी माँ बोलती है कल ही मैं तुम्हारी मैरिज पार्टी रखती हूँ। यारू खुशी से नाचने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में साहू की ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। जियान उन्हें बताता है 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है और इनविटेशन कार्ड देता है। जियान की फियांसी पूछती है तुम्हारी शादी हो रही है, पता नहीं कितनी लड़कियों का दिल टूटा होगा, वैसे तुम्हारी फियांसी है कौन है। शिन बोलता है लेकिन वो तो विलेजर है ना, उसे अपने पेरेंट्स का भी पता नहीं है, गो फैमिली के लायक ही नहीं है वो। ग्रैंडमा बोलती है किसने कहा कि वो लायक नहीं है, मैं उसे गो ग्रुप के 50% शेयर्स दे रही हूँ, अभी भी तुम्हें लायक नहीं लग रही है क्या। साहू पूछते ग्रैंडमा क्या आप श्योर हो। ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ कर बोलती है मुझे पता है मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज करा रही हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा उस पर क्रश है। साहू तो शर्मा जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रैंडमा हंसने लग जाती है मैं कोई अंधी नहीं हूँ और वैसे भी वो बहुत अच्छी और इनोसेंट लड़की है, तुम्हें जरूर प्यार हो जाएगा। शिन के इशारे पर मेड अपने बेटे लियू के पास जाती है और बोलती है तुम सबको झूठ बोलना कि यारू ने तुम्हें पटाया है। लू बोलता है मोम ऐसा क्यों, हम फालतू किसी को क्यों परेशान करे। मेड बोलती है अगर नहीं किया ना तो वो बुढ़िया सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगी और उसके बाद वो जबरदस्ती लू को यारू के रूम में धक्का दे देती है। लियू डरते हुए बेड से चादर हटाता है। मेड नीचे आकर चिल्लाने लग जाती है यारू अपने रूम में किसी लड़के के साथ है और अजीब अजीब आवाजें आ रही है। सब ऊपर भागते हैं। शिन बोलता है मैंने पहले ही कहा था वो गवार लड़की धोखेबाज है। साहू चिल्लाता है बकवास बंद कर, वो मेरी फियांसी है। जैसे ही रूम में सब लोग एंट्री मारते हैं तो सभी लोग शौक हो जाते हैं। यारो ने शिन को रस्सियों से बांध रखा होता है तो चिल्ला रहा होता है लड़की तुम मुझे छोड़ दो। साहू से पूछने लग जाता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, शिन तो हमारे साथ ही आया था ना। के बाद यारू लियू को बुलाती है। लियू मेड की तरफ इशारा करता है ये मेरी मॉम नहीं है। मेड चिल्लाती है। यारू लियू से बोलती है डरो मत, सिस्टर रो तुम्हारे साथ है। लियू सबको बताता है जब मेरा जन्म हुआ था ना तो मेड और मेरी असली मॉम ने एक ही हॉस्पिटल में बेबी डिलीवर किया था। मेड ने अपने बेटे शिन को मेरे साथ स्वाइप कर दिया था और शिन को गो फैमिली का यंग मास्टर बना दिया, जबकि मुझे अपना बेटा बनाकर पूरी तरीके से ट्रीट किया। ग्रैंडमा तो शौक हो जाती है तुम क्या बोल रहे हो। लियू बोलता है मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, एक माँ कभी अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। एक दिन मैंने मेड और शिन की बातें सुन ली थी, तब मुझे पता चला कि शिन नहीं मैं ही यंग मास्टर साहू का असली छोटा भाई हूँ। शिन चिल्लाता है झूठ बोल रहा है ये, मैं गो फैमिली का यंग मास्टर हूँ। यारू बोलती है बकवास बंद करो, अगर तुमने लू के साथ स्वाइप न किया होता तो मेरा ये तालिस्मान कैसे काम करता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लू ब्लैंकेट उठा कर देखता है, यहाँ पर यारू पहले से ही नहीं होती क्योंकि वो अपने मैजिक की वजह से उसके पीछे आ जाती है और उसने अपने मैजिक से ही लू को रस्सियों से बांध दिया होता है। लियू घबराते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे जबरदस्ती ये सब करवाया जा रहा है। वो बोलती है मुझे सब पता है, मैंने सब सुन लिया है, तुम गो फैमिली के छोटे बेटे हो ना, तुम सर्वेंट के बेटे कैसे बन गए। लू हैरान होकर पूछता है तुम्हें कैसे पता। वो बोलती है मेरे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की पावर से मुझे सब कुछ क्लियर हो जाता है। लियू बोलता है प्लीज सिस्टर इन लो मेरी मदद करो। वो बोलती है ठीक है, जिसके बाद वो अपने मैजिक तालिस्मान का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से लू वहाँ से गायब हो जाता है। तो प्रेजेंट में वो सभी को बताती है मेरे तालिस्मान से जो चीजें एक्सचेंज हो गई थी वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। साहू बोलता है तो मजाक तो नहीं कर रही हो ना। बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं ना पूरी तरीके से सीरियस हूँ। शिन तो चिल्लाने लग जाता है दादी माँ आप इसकी बातों पर ना बिल्कुल भी भरोसा मत करो, ये ना झूठ बोल रही है। फिर तो ग्रैंडमा के पैर पकड़ लेती है और बोलती है गू फैमिली ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया तो भला मैं आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करूँगी। लू सबके सामने मेड की रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है। रिकॉर्डिंग में मेड बोल रही होती है हमने यारू को मार कर ना बेहोश कर दिया है, तुम्हें उसके रूम में जाकर सबको बोलना है कि उसने तुम्हें पटाया है तो कोई तुम पर शक नहीं करेगा। लियू पूछता है पर आप उसके साथ इतना बुरा क्यों कर रही हैं। मेड बोलती है क्योंकि गो फैमिली की प्रॉपर्टी सिर्फ शिन को मिलनी चाहिए। ये सब सुनकर मेड की हालत तो खराब होने लग जाती है। यारू बोलती है अरे तुम इतनी जल्दी परेशान हो गई और सबको बताती है मुझे इसके रूम में ग्रैंडमा का ये सामान भी मिला था।
इसने ग्रैंडमा के बालों का इस्तेमाल कर गू फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मेर तो चिल्लाने लग जाती है, मैंने गू फैमिली में इतने साल गुजारे हैं, मेरा बेटा गू ग्रुप का हेड बनने वाला था, लेकिन इस लड़की ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। वो चाकू मारने लगती है, लेकिन साहू उसे रोकने की कोशिश करता है। यारू अपने मैजिक से उसे बेहोश कर देती है। जियान तो क्लैपिंग करने लग जाता है, वाह क्या कमाल है। साहू बोलता है आज ना बहुत ज्यादा तमाशा हो गया, इसलिए मैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल करता हूँ। यारू बोलती है क्या तुम कैंसिल कर रहे हो, और उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम मुझसे शादी तो करोगे ना। वो बोलता है एंगेजमेंट थोड़े टाइम बाद करेंगे। ग्रैंडमा लू से बोलती है तुमने कितना कुछ सहा है, अब से लू ही हमारी गू फैमिली का सेकंड बेटा है। शिन बोलता है ग्रैंडमा मेरा क्या होगा, आपने मुझे बचपन से पाला है। ग्रैंडमा गुस्से में बोलती है शट अप, हमारी गू फैमिली में तुम्हारे जैसे घटिया लोग नहीं रह सकते हैं, अब तुम और तुम्हारी मम दोनों जेल जाओगे। यारू सोचने लग जाती है मुझे क्या हो रहा है, और उसका सिर घूमने लग जाता है, जिसके बाद वो मिस्टर साहू के ऊपर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो बेड पर लेटी हुई होती है। साहू बोलता है डॉक्टर ने कहा है इसे ना वायरल फीवर हो गया है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। ये बोलकर वो ग्रैंडमा को रेस्ट करने के लिए लेकर जाता है। तभी यारू उठती है और बोलती है ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे सर में दर्द और आंखों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, में कहीं मैं सच में टपकने वाली तो नहीं हूँ, और वहीं पर गिर जाती है। इधर साहू अपने रूम में सो रहा होता है। आधी रात को यारू उसके रूम में आ जाती है और उसका पैर पकड़कर बोलती है प्लीज मेरी मदद करो। वो हैरान होकर पूछने लग जाता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो तो उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है मुझे ना डबल कल्टीवेशन करना है। साहू उसे शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है अगर तुमने मेरी बॉडी पर कब्जा भी कर लिया ना तब भी मेरा दिल नहीं जीत पाओगी। लेकिन वो सीधे उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। डबल कल्टीवेशन के लिए ना हम दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में होने चाहिए, हम एक दूसरे के सामने होंगे तभी हमारी बॉडी की एनर्जी मिलेगी। वो बोलता है तुम क्या फिजिकल कांटेक्ट करने से पहले सारे रीति रिवाज फॉलो करोगी। वो बोलती है सही कहा, हमें डायरेक्ट मेन पॉइंट पर आना चाहिए, और उसे किस करने के लिए करीब आ जाती है। मिस्टर साहू अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वो किस करने से पहले ही उसके ऊपर गिर जाती है। साहू उसे उठाता है और सोचता है ये मुझे क्या हो गया है, मैं क्या सच में इसकी किसका वेट कर रहा था। मॉर्निंग में वो उठकर आते हैं। ग्रैंडमा बोलती है यारो तुम तो सच में ठीक हो गई हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम बीमार ही नहीं हुई थी। यारू बोलती है मिस्टर साहू के साथ डबल कल्टीवेशन कर करना मेरी पूरी बॉडी में ना एनर्जी की लहर दौड़ गई है। ग्रैंडमा हैरान होकर पूछती है डबल कल्टीवेशन, इसका क्या मतलब है। वो कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी साहू बीच में खास पड़ता है और उसे बोलता है यहाँ पर ना मेरी इज्जत का फालूदा मत करो। सभी लोग हंसने लग जाते हैं, आओ मेरे पास बैठो, और वो उन्हें खाने के लिए देती है। जैसे ही वो दूध उठाकर पीने लग जाता है तो यारू से बोलती है मिस्टर साहू अब से हम हर रोज रात को ना कल्टीवेशन करेंगे। ये सुनकर उस बेचारे के मुंह से तो दूध बाहर आ जाता है और बोलता है सपने में भी ऐसा मत सोचना। रात को मिस्टर साहू अंदर से अपने रूम का गेट लॉक कर लेता है और सोचता है अब देखता हूँ कैसे अंदर घुसेगी, लेकिन यारू तो पहले से ही उनके बेड पर चढ़कर बैठी होती है। वो बेचारा तो डर जाता है। यारू बोलती है जल्दी आओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, आज तुम ऊपर रहोगे या नीचे, जैसी पोजीशन तुम्हें पसंद है वैसे ही करने को तैयार हूँ मैं। ग्रैंडमा गेट के बाहर से उनकी बातें सुन लेती है और हंसते हुए बोलती है इन दोनों का रिलेशनशिप तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। साहू उसका हाथ दीवार पर लगाता है और बोलता है आराम से करो ना। ग्रैंडमा बोलती है लगता है मुझे जल्दी से पोता पोती मिलने वाले हैं। इधर साहू बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या ना समझी का ड्रामा कर रही हो, तुम हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, थोड़ी तो शर्म रख लो ना। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ सोना है, तभी मैं जी पाऊंगी, क्या तुम चाहते हो कि मैं टपक जाऊं। और क्यूट बनने की एक्टिंग करने लग जाती है। साहू बोलता ये तो मुझे धमकी दे रही है, अब से मैं इसके साथ कभी नहीं सोऊंगा, देखता हूँ कौन आखिर तक टिकता है। और नाइट टाइम में ही अपना काम शुरू कर देता है। काफी घंटे बीत जाते हैं। साहू की आंखें बंद होने लग जाती है। तभी वो आकर बोलती है क्या तुम सो रहे हो। साहब बोलता है नहीं मैं सो नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में यारो अपने सीनियर को बोलती है उसने मेरे साथ सोने से मना कर दिया है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सीनियर बोलता है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना तभी वो लोग साथ में सो सकते हैं।
साहू ना तुमसे प्यार नहीं करता, इसीलिए वो तुम्हारे साथ सोना भी नहीं चाहता है। यारो पूछती है तो फिर मैं क्या करूँ? सीनियर बोलता है फिर तुम्हें ना उसे पटाना होगा। वो बोलती है कैसे पटाऊं? मास्टर यू से बताते हैं तुमने ड्रामास में नहीं देखा कि हीरो हीरोइन को कैसे पटाता है। एक बार हीरोइन गुस्सा हो गई तो हीरो घोड़े की घुड़सवारी कर आता है। इधर साहू चू फैमिली के बेटे की एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे होते हैं। ग्रैंडमा उसे बोलती है ये सबसे अच्छा मौका है, वहाँ पर तुम यारू को सबसे इंट्रोड्यूस करवा देना। तुम यारू को अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? वो बोलता है क्योंकि वो गायब हो गई थी। तभी सेक्रेटरी बोलता है बॉस एक घोड़ा ना हमारा पीछा कर रहा है। श्री में यारू मिस्टर साहू की कार के पीछे हॉर्स राइडिंग करते हुए आ रही होती है। मिस्टर साहू तो हैरान होकर कार से बाहर ही आ जाता है। क्या तुम पागल हो गई हो? बीच सड़क पर हॉर्स राइडिंग कर रही हो? पता है ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यारू बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हें चेस कर रही हूँ? क्या तुम्हें ये पसंद आया? साहू सोचता है मुझे तो लगा ये लड़की गिव अप कर देगी और उसे बोलता है मुझे ये पसंद नहीं आया और ना ही मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ हूँ। अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो चलो मेरे साथ, तुम्हें ना मेरे साथ कहीं पर चलना है। यारू बोलती है आज ना तुम्हारे एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो चलो तुम मेरे साथ हॉर्स राइडिंग करते हुए चलो, मैं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। साहू सोचता है ये लड़की मेरे करीब आने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही है। उसे बोलता है इसकी ना कोई जरूरत नहीं है। तभी सेक्रेटरी कार से भागता हुआ बाहर आ जाता है। बॉस कार का टायर ना फट गया है, अच्छा हुआ हमने पहले ही रोक दी थी वरना एक्सीडेंट पक्का हो जाता। मैं दूसरी कार बुला लेता हूँ। वो बोलता है ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। यारो बोलती है मैंने तो पहले ही कहा था मेरे पीछे बैठ जाओ। साहू सोचता है ये कैसा कोइंसिडेंस है और वो पास में खड़ी एक साइकिल के पास जाकर बोलता है इस पर बैठ कर चलते हैं। उसके बाद यारो गुस्से में घोड़े से उतर जाती है और चिल्लाने लग जाती है हिलना मत, आगे ना खतरा है। लेकिन साहू को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए साइकिल पर चले जाता है। अभी एक ओल्ड मैन रोड क्रॉस कर रहा होता है, गाड़ी उन्हें ठोकने वाली होती है। साहू ओल्ड मैन को बचाने लग जाता है और गाड़ी उसे ठोकने वाली थी, लेकिन यारू अपने मैजिक से उस गाड़ी को रोक देती है। साहू सोचता है मतलब ये सच बोल रही थी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं ये लड़की कितनी ज्यादा अमेजिंग है, इसने ट्रक कैसे रोक दिया। यारू बोलती है मैंने मना किया था ना, अब तुम मेरे साथ हॉर्स पर चलोगे, और वो उसके पीछे बैठ जाता है। यारू बोलती है मुझे अच्छे से कस कर पकड़ लो। वो उसे पकड़ता है। इसके बाद वो हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर देती है। उसे हंसता हुआ देखकर मिस्टर साहू भी हंसने लग जाता है। इसके बाद वो उसे पार्टी में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है ये चू फैमिली की बेटी की प्री वेडिंग पार्टी है, मेरा हाथ पकड़ लो। यारू बोलती है मैं कोई बुड्ढी थोड़ी हूँ जो किसी का हाथ पकड़ूं, मैं ना खुद चल सकती हूँ। जियान की फियांसी यारू को पहचान लेती है। यारू बोलती है मुझे भूख लगी है। वो बोलती है ये खा लो। यारू खाने लग जाती है तो उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन उसके मुंह पर लग गया होता है। जियान की फियांसी उसे साफ कर देती है। तभी रेन आकर बोलती है तुम दोनों एक जैसी हो, तो एक तरफ ये विलेज गर्ल है, दूसरी तरफ तुम माउंटेन की जादूगरनी। यारू बोलती है तुम मेरे बारे में क्या बोल रही हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। यूलैन बोलती है तुम ना इन लोगों से दूर रहो। दूसरी लड़कियां बोलने लग जाती है जब तुम पता है कि तुम रेन से पंगा नहीं ले सकती तो तुम्हारी जियान से एंगेजमेंट की हिम्मत भी कैसे हुई। अगर तुम्हारी चू फैमिली में शादी हो भी गई ना तब भी तुम अपना सर उठाकर नहीं रह पाओगी। रैन उसे बोलती है अच्छा रहेगा कि तुम जियान को छोड़कर चली जाओ। यूलैन बोलती है तुम चाहे कुछ भी बोलो लेकिन मैं जियान को कभी नहीं छोड़ूंगी, और वहाँ से चली जाती है। यारू बोलती है तुम लोग कितने बेकार हो, थोड़ी शर्म तो रखो, तुम्हें अपने कर्मों का ही आगे भुगतना पड़ेगा। रैन उसे कुछ बोलने ही वाली थी लेकिन यारू बोलती है तुम्हारे अंदर से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, थोड़ा ना बच कर रहो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रैन जानबूझकर यारू के पैर के सामने अपना पैर अड़ा देती है। यारू गिरने वाली थी पर रैन उसे छट से पकड़ लेती है, जिससे रैन की ड्रेस खिंच जाती है। बाकी लड़कियां रैन को ढक देती है। तभी साहू दौड़ कर आता है और यारू को उठा लेता है। रैन जियान के पास जाकर शिकायत करने लग जाती है, इसने सबके सामने ना मुझे शर्मिंदा किया है। यारू बोलती है पहले इसने मुझे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन रैन के दोनों दोस्त रैन का साथ देने लग जाते हैं। यारू बोलती है तुम्हें पता भी है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का इस रैन के साथ चक्कर चल रहा है, इसने तो इसे रिंग तक दिलाई है। के बाद वो उसके बाल पकड़ लेती है और चिल्लाने लग जाती है मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम दोनों में कुछ गड़बड़ है। साहू तो हंसने लग जाता है तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो। लेकिन बाकी के लोग चिल्लाने लग जाते हैं इस यारू ने तो पूरी पार्टी में हंगामा मचा दिया है, इसे ना रैन से माफी मांगनी चाहिए।
यारू कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी साहू उसे पकड़ लेता है और उन लोगों को बोलता है, पहले तुम लोग अपनी फैमिली के इलीजिमेट बेटे को संभालो और तुम लोगों के बीच तो आपस में ही चक्कर चल रहा है। ये सुनकर उनकी बोलती बंद हो जाती है। तभी एक सर्वेंट दौड़ कर आती है और बोलती है, ब्राइड कहीं पर भी नहीं मिल रही है। सभी उसे ढूंढने लग जाते हैं। जियान बोलता है, डिनर शुरू होने वाला है, वो कहाँ जा सकती है। रैन बोलती है, क्या पता उसे पता लग गया हो कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, इसीलिए वो भाग गई होगी। जियान बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है, हमने साथ में इतनी सारी मुश्किलें झेली है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। रैन बोलती है, तो क्या अब तो वो भाग ही गई है ना, लेकिन अगर शादी में ब्राइड की जरूरत पड़ रही है, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। के बाद बाकी लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं, तुम दोनों ना परफेक्ट मैच हो। लेकिन तभी यारू बोलती है, रुको जरा, और अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल कर सब कुछ जानने की कोशिश करती है। इधर यूलान रोते हुए बोल रही होती है, मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। तभी एक लड़की शीशे के अंदर से निकलती है और उसे खींचकर शीशे के अंदर ले जाती है। यारू साहू को देखकर सोचने लग जाती है, ये तो सच में डेविल मैग्नेट है। ये यहाँ पर शादी अटेंड करने आया है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों पर इसका बैड लक चिपक गया। यारू सभी को बताती है, बिच ना ब्राइड को ले गई है। जियान पूछता है, कौन सी बिच। यारू बताती है, उसकी वेडिंग नाइट पर उसके ग्रूम ने ना उसे छोड़ दिया था, इसलिए ये बात ना उसके दिल में अटक गई है। रैन बोलती है, यहाँ पर ना कुछ भी मत बोलो, यूलान ना खुद ही भागी है। यारू बोलती है, तभी तो मुझे तुमसे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि तुमने ही इस स्विच को लाकर ब्राइड को ले जाने के लिए बोला था। बाकी लोग बोलने लग जाते हैं, भागी तो ब्राइड है, तो तुम रैन पर इल्जाम क्यों लगा रही हो। यारू बोलती है, अभी सच पता लग जाएगा। के बाद यारू हाथ हिलाकर मैजिक करती है, ट्रुथ सीरम का इस्तेमाल करती है, से कोई भी झूठ नहीं बोल पाएगा। के बाद रैन सच बोलने लग जाती है, हाँ मैं ही विश को लेकर आई थी, क्योंकि यूलन ना जियान को मुझसे छीन रही थी। अगर वो मर जाए या फिर गायब हो जाए तभी तो जियान मेरा होता। जियान उसे एक जोरदार तमाचा लगा देता है, अगर यूलन ना होती ना तब भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। तुम बस बाहर से अच्छी बनने का नाटक करती हो, तुम्हारी जैसी लड़की ना मुझे कभी पसंद नहीं आएगी। बीरेन के मुंह से खून आ जाता है। यारू बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था बुरे काम मत करो, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी। लो अपना हाथ देखो। जैसे ही रैन अपना हाथ देखती है तो डर जाती है। यारू बोलती है, ये तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे ना तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। रैन बोलती है, मैं अभी जवान हूँ और मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। तुम जितने भी पैसे मुझसे मांगोगी ना मैं तुम्हें दूंगी। यारू बोलती है, अब तो तुम्हें बस वही विच बचा सकती है। जिसके बाद रैन शीशे के पास जाती है, एक पेपर फाड़ कर बोलती है, विच बाहर आ। यारू बोलती है, अगर मैं विच होती ना तो इतनी आसानी से कभी नहीं मानती। तुम विच से ना भीख मांगो, प्लीज तुम यूलान को छोड़ दो, मैं तुम्हें ढेर सारे हैंडसम मैन दूंगी। रैन बोलती है, विच तो आई नहीं, नाटक क्यों कर रही हो, लगता है वो भाग गई है। यारू बोलती है, फिर तो तुम मरोगी। उसके पैरों में गिर जाती है, प्लीज मुझे बचा लो ना। इसके बाद यारू अपने मैजिक से उसके शरीर से काला जादू निकाल देती है और उसे बोलती है, अब से हमेशा ना अच्छे काम ही करना। जिसके बाद रैन वहाँ से भाग जाती है। जियान बोलता है, प्लीज तुम मेरी यूलान को भी बचा लो। साहू यारू को बोलता है, अगर तुम इसकी हेल्प करोगी ना तो जो मांगोगी बदले में वो दूंगा। यारू बोलती है, ठीक है, तो मुझे तुम्हारे साथ डबल कल्टीवेशन करना है। तो वो ओके बोल देता है। यारू बोलती है, देखो बाद में ना मुकरना मत। यारू बोलती है, भले ही ब्राइड चली गई, लेकिन हम तुम्हारी शादी करवाएंगे ताकि विच खुद ही आ जाए, के बाद हम उसे पकड़ लेंगे। साहू बोलते, क्या सच में ऐसा हो भी पाएगा, लेकिन नई ब्राइड कौन बनेगी। यारू बोलती है, मैं बनूंगी। नेक्स्ट सीन में साहू दूल्हे के कपड़े पहनकर तैयार हो रहा होता है। वही यारू ब्राइड के कपड़े पहनकर आ जाती है। वो बोलता है, क्या तुम श्योर हो, मैं जियान की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता। यारू बोलती है, तुम चिंता मत करो, ये ना मेरे चुटकियों का खेल है, तुम बस ग्रूम बनने की एक्टिंग कर मेरा साथ दो, मेरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बचपन में तो डीमन से तुम इतना ज्यादा डर गए थे कि रोने लगे थे। वो बोलता है, लेकिन अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं रहा। वो उसको छू कर बोलती है, ठीक है तो चलो कुछ और कर लेते हैं ना, और उसे गले लगाकर बोलती है, चलो अपने कपड़े उतारो। यहीं पर कहानी की शुरुआत में पहुंच जाते हैं, जहां पर दोनों की ट्रेडिशनल तरीके से शादी हो रही होती है। यारू बोलती है, विच हमें देख रही है, हमें ना प्लान के मुताबिक ही चलना है। अचानक से मिरर से विच का हाथ बाहर निकलता है। वो मिस्टर साहू को अपनी तरफ खींच रही होती है। यारू ने भी उसे पकड़ लिया था, इसलिए वो भी मिरर के अंदर चली जाती है।
के बाद ये लोग मिरर के वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर विच ने मिस्टर साहू को पकड़ रखा होता है। यारू उस पर चिल्लाने लग जाती है, इसको ना छोड़ दो। विच बोलती है, तुम्हें लगता है मुझे मालूम नहीं है कि फेक शादी कर कर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं खेलना है ना, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। अब तुम्हारा बंदा ना मेरे पास है, अगर इसे बचाना चाहती हो ना तो अपनी सारी पावर इस्तेमाल कर लो, खुद को मार लो या फिर मेरे साथ गोस्ट पार्टनर बन जाओ। यारो बोलती है, अब जब तुम्हें पता है कि ये फेक मैरिज थी तो मैं इसकी परवाह क्यों करूं? चाहे अब तुम इसे टपका दो या फिर इसके कपड़े फाड़ दो, मुझे क्या। विच तो हैरान हो जाती है, बाकी लड़कियां तो अपने बंदों की परवाह करती है और बदले में अपनी जान भी दे देती है। लेकिन तभी साहू बोलता है, क्योंकि मैं साहू नहीं हूँ, और पीछे से उसे पकड़ लेता है। में वो साहू नहीं यारू होती है। एक्चुअली में उन लोगों ने तालिस्मान से अपनी आइडेंटिटी को स्वैप कर लिया होता है। यारू विच पर एक तस्मा लगा देती है। विच तो चिल्लाने लग जाती है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। यारू बोलती है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाओगी, इसलिए हमने तो पहले ही अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली थी। साहू सोचने लग जाता है, क्या मैं इसकी वीकनेस हूँ? यारू विच को बोलती है, मैंने ना तुम्हारी सारी पावर खत्म कर दी है, इसलिए जल्दी से यूलान को हमें दे दो। विच बोलती है, पहले ना मिंग को ढूंढ के लेकर आओ। एक्चुअली में विच और मिंग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मिंग के पेरेंट्स शादी के खिलाफ थे। के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों इस दुनिया से साथ में टपक जाएंगे। लेकिन विच जहाँ पर पूछी वहाँ पर मिंग आया ही नहीं। विच बोलती है, मैं इसीलिए ब्राइड्स को किडनैप करती हूँ ताकि वो मेरी तरह गलती न करे। इसके बाद वो मिंग को ढूंढने के लिए उन्हें एक टोकन दे देती है। यारू उस टोकन को फॉलो करते हुए मास्टर के घर पहुँच जाती है, जो कि कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं। यारू उनसे पूछने लग जाती है, आप क्या ड्रॉ कर रहे हो? आप किसी को पसंद करते हो क्या? मास्टर बोलते, पता नहीं, जवानी में ना एक बार मैं पानी में गिर गया था, तब से ना मुझे कुछ भी याद नहीं है। यारू समझ जाती है कि मास्टर ही विच के लवर थे। जैसे ही वो मिरर में देखती है तो विच गायब होती है। में विच मिस्टर साहू के अंदर आ जाती है। मास्टर चिल्लाने लग जाते हैं, डेविल इस बंदे से निकलो। वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन यारू उन्हें रोक देती है। आपकी लवर ना विच है। विच अपना लव टोकन उन्हें देती है और बोलती है, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। टोकन को देखते ही मास्टर को सब कुछ याद आ जाता है, जो कि साहू के अंदर होती है। वो उसका गला पकड़ लेती है। मास्टर बोलते, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, लेकिन विच उन्हें छोड़ देती है। मुझे मालूम था कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। चलो मेरी विश पूरी हो गई। और वो यारू को बोलती है, मैं तुम्हें यूलन को ना लौटा रही हूँ। और विच वहाँ से जाने लगती है। मास्टर उसे रोकते हैं। विच बोलती है, अब हम ना कभी भी साथ नहीं हो सकते, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन ये सब देखकर सीनियर तो कुछ और ही समझ लेता है। इसके बाद विच मिस्टर साहू की बॉडी से निकलकर चली जाती है। मिस्टर साहू बेहोश होकर गिर जाता है तो यारू उसे पकड़ लेती है और उसे चेक कर देखती है कि इसमें एनर्जी नहीं है, तो वो उसे किस कर एनर्जी देने लग जाती है। अभी साहू की आंखें खुल जाती हैं। तो सोचने लग जाता है, क्या मेरी फर्स्ट किस गई? यारू सोचती है, इसे बेहोश हो इतनी ज्यादा घंटे हो गए हैं, इसकी आंखें अभी तक क्यों नहीं खुली? सीनियर बोलता है, क्योंकि तुमने इस बेचारे को ना बहुत ही बुरी तरीके से किस किया होगा। मास्टर चेक कर बताता है, अगर ये अपने ड्रीम से नहीं उठा तो ये कभी नहीं बचेगा। यारू बोलती है, ठीक है तो मैं इसके ड्रीम वर्ल्ड में जा रही हूँ। मास्टर बताते हैं, ड्रीम वर्ल्ड ना मिरर वर्ल्ड से भी ज्यादा डेंजरस है। यारू बोलती है, हम दोनों जुड़े हुए हैं, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी। और अपने मैजिक पावर से वो ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है। सीनियर पूछता है, मास्टर आपने उसे बचाया क्यों नहीं? बिना कल्टीवेशन के तो वो मर जाएगी ना। मास्टर बोलते, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? वो इससे प्यार करती है, इसीलिए वो उसकी दुनिया में गई है। यारू सोचती है, ये तो वही गुफा है जहाँ पर साहू बचपन में कैद हो गया था। साहू उसे पूछने लग जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बताती है, हम तुम्हारे सपने में हैं। क्या वो डीमन अभी भी तुम्हें डराता है? साहू सोचता है, डीमन नहीं बल्कि तुम डराती हो। इसके बाद हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है। यारू से बोलती है, मैंने ना डीमन को हरा दिया है, चलो अब मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले चलती हूँ। और वो उसे कंधे पर लादने लग जाती है। उसे पूछती है, तुम पीछे से इतने ज्यादा गीले क्यों हो रहे हो? साहू बोलते, सॉरी मेरी पेंट में ना सुसु निकल गई थी। यारू उस पर चिल्लाती है, मैं ना तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन वो उसे पकड़ कर बोलता है, तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। वो बोलती है, अगर ड्रीम में तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो तुम रियल लाइफ में भी नहीं बचोगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो पूछता है, तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता है? वो बोलती है, और नहीं तो क्या, अगर तुम मर गए ना तो मैं भी नहीं बच पाऊंगी। वो सोचता है, क्या सच में ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है? यारू चुटकी बजाती है, होश में आओ, हमें ना यहाँ से बाहर निकलना होगा।
से ही वो उसे पकड़कर लेकर जाने लगती है। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन यारू अपने मैजिक पावर यूज नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये मिस्टर साहू का ड्रीम होता है, उसका अपना नहीं। साहू पीछे से तलवार निकालता है और उसका पूरा गेटअप ही चेंज हो जाता है। यारू बोलती है तुम्हारे ड्रीम में इतने स्पेशल इफेक्ट कैसे? वो बोलता है ये मेरा ड्रीम है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, जब चाहे कुछ भी बन सकता हूँ। अब देखो कैसे तलवार से इस डीमन को टपका देता हूँ और सच में एक झटके में खत्म कर देता है। यारू बोलती है वाह क्या कूल हो तुम। वो बोलता है लगता है इस गुफा में और भी डीमन है, चलो सबको टपकाते हैं। यारू पूछती है तुम्हें हुआ क्या है? ये बस सपना है, हमें जल्दी निकलना होगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन डीमन ने उसके पैर पर काट लिया था, इसलिए वो चल नहीं पा रही थी। तो साहू उसे पी की बैग देता है। वहाँ पर और लोग आ जाते हैं। यारू बोलती है तुम्हारे ड्रीम में इतने सारे डीमंस, लेकिन वो मिस्टर साहू के मॉम डैड होते हैं। बोलते हैं फाइनली अब हमारी फैमिली साथ में रह सकती है, तुम मॉम डैड के साथ रहोगे ना? वो बोलता हाँ हमेशा मैं फैमिली के साथ रहूंगा। यारू चिल्लाती है मिस्टर साहू होश में आओ, ये सपना है। मास्टर बताते हैं मिस्टर साहू ना खतरे में है। यारू बोलती है अब कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो तलवार उठाकर मारने लग जाती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम मेरी मोम को हर्ट करोगी? यारू बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स तो 6 साल पहले चले गए हैं, ये रियल नहीं बस इल्यूजन है। वो बोलता नहीं मेरे पेरेंट्स अभी नहीं मरे हैं और अटैक करता है। यारू बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या? के पेरेंट्स बोलते ये लड़की हमारे बेटे को ना हमसे अलग करना चाहती है, इसे मार दो। यारू चिल्लाने लग जाती है ये तुम्हारे रियल मॉम डैड नहीं बल्कि इल्यूजन है। हम बोलती है बेटा अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करती हूँ, और उसका गला पकड़ लेती है। मिस्टर साहू बोलता है सही कहा, ये मेरे मॉम डैड नहीं हो सकते। वो अपने डैड को मारकर गायब कर देता है। लेकिन मॉम यारू को पकड़ लेती है और बोलती है मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ना हमारे साथ ही रहना होगा। साहू बोलता है जब तुम मेरी मॉम हो ही नहीं तो मैं भला तुम्हारी बात क्यों मानूं? वो यारू को भी पावर दे देता है। यारू बोलती है तुम्हारे सपने तो कमाल के हैं। वो उसकी मॉम को हराकर उसके पास आ जाती है, तलवार उसके गले पर रख देता है। तुम्हें किसने भेजा है? लेकिन वो गायब हो जाती है और एक नोट गिर जाता है जिस पर मॉम की बर्थडे डेट लिखी होती है। यारू बोलती है इसके पीछे जो भी है पक्का तुम्हारा कोई रिलेटिव है। वो पूछता है कौन हो सकता है? यारू बोलती है बचपन में जब मैंने तुम्हें देखा ना तो मैं स्पिरिचुअल एनर्जी थी, लेकिन अब मिले तो कर्स लगी है। मैंने ना तुम्हारी फेट को चेंज किया है और अब वही ठीक कर सकता है। तभी अचानक से यारू बोलती है अरे नहीं। साहू पूछते क्या हुआ? वो बोलती है मेरे मास्टर ना फिर से रोस्टेड एग को चुरा कर खा रहे हैं, जल्दी चलो। और फिर वो उसका हाथ पकड़ कर भागती है। एक मिस्टीरियस बंदा बोल रहा होता है मिस्टर साहू बच कैसे गया? इधर मिस्टर साहू की आंखें खुल जाती है। यारू बोलती हमने तो सारी कार्ड्स गेम खेल ली, तुम अब क्यों उठे हो? वे ठीक तो है ना? मास्टर बताता है कोई ना इसे हर्ट करना चाहता है इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखना। यारू बोलती है ठीक है और उसे बोलती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं युलान को बचा लूंगी तो तुम डबल कल्टीवेशन करोगे। वो तो बेचारा शर्मा जाता है, इंटरनेट पर सर्च करने लग जाता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा क्या करे कि लड़की डिसअपॉइंट ना हो। लेकिन यारू तो सोते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। सेक्रेटरी बताता है बॉस हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन वो उसे चुप करा देता है, ये ना सो रही है। सेक्रेटरी चला जाता है। अब उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाता है और बोलता है तुमने ना बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, और वो भी उसके ऊपर सर रख कर सो जाता है। इस मॉर्निंग यारू उठती है और उसे बोलती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? रात को साथ में सोना था ना, हमने तो कुछ किया भी नहीं। बोलता है अगर मैं तुम्हें उठाता तो तुम मुझे मारती। यारू बोलती है रात को कल्टीवेशन करना था, कोई बात नहीं अभी कर लेती हूँ, और उसे पकड़ लेती है। मैं ना वो इंतजार नहीं कर सकती हूँ। वो बोलता है ठीक है करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका हाथ पकड़कर शीशे के पास ले जाती है। तुम्हें ना कुछ भी नहीं करना, सब मैं कर लूंगी। वो बोलता है ऐसी चीजों में लड़कियों का आगे आना ठीक नहीं है। यारू हंसने लग जाती है मैं नहीं करूंगी तो तुम्हें क्या आता है? वो बोलता है तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। वो उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। मैं दिखाता हूँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। तभी वो नोटिस करता है कि ग्रैंडमा विंडो से झांक रही है, इसलिए वो उसे जल्दी से दूर हटा देता है। इधर लिन बोल रही होती है क्या सच में मिस्टर साहू मुझसे शादी करेगा? डैड बोलते हैं एक बार गू फैमिली में तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद गू ग्रुप को हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तभी ली घर में गुस्सा आता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं ना तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ, और अपनी बेटी लिन से मिलवाता है। ली चिल्लाता है तुम खड़ी क्या देख रही हो, आओ चाकर चाय बना कर लेकर आओ। आजकल की सर्वेंट्स की तो हिम्मत ही देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। यारू तो हैरान हो जाती है क्या मुझे सर्वेंट बोला?
और उसके डैड दोनों मिलकर यारू की बेइज्जती करने लग जाते हैं। यारू बोलती है तुम लोगों से ना टॉयलेट की बदबू आ रही है, क्यों ना मैं तुम्हें टॉयलेट में ही जाकर धो दूं। सुनकर साहू और ग्रैंडमा तो हंसने लग जाते हैं। गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाला होता है। मिस्टर साहू उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जरा तमीज से पेश आओ, वो मेरी फियांसी है। ये सुनकर वो लोग तो हैरान हो जाते हैं। लिन बोलती है डैड इसकी तो पहले से ही फियांसी है, अब हम क्या करेंगे। लिन यारू से पूछता है लड़की तुम कहाँ से हो और तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। मुझे लग जाता है ये तो मामूली सी लड़की लग रही है, इसके पास भला क्या पावर होगी। उसे बोलता है मेरी बेटी लिन ना मिस्टर साहू की फियांसी है। ग्रैंडमा को लेटर देता है जो मिस्टर साहू के ग्रैंडपा ने दिया था। उस नोट को पढ़ती है, मेरे ऊपर ना नूडल्स का $10 उधार है। फेमस होने के बाद मैं ली फैमिली का प्रॉमिस पूरा करूँगा। बोलता है इसीलिए मैं चाहता हूँ साहू की शादी ना मेरी बेटी के साथ हो। यारू बोलती है झूठ बोलना बंद करो क्योंकि ये लेटर ना फेक है। तो तुम ग्रैंडपा को बुला कर पूछ लो। ली तो हंसने लग जाता है, ग्रैंडपा तो कब के मर गए हैं। यारू बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन्हें बुला लूंगी। और वो ग्रैंडमा से उनकी चीज मांगती है। ग्रैंडमा बोलती है ये मिस्टर साहू के ग्रैंडपा का लव टोकन था। उसके बाद यारू मंत्र पढ़कर ग्रैंडपा को वहाँ पर बुला लेती है। देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लिन तो डर की मारी अपने डैड के पीछे ही छुप जाती है। ग्रैंडमा उन्हें वो लेटर दिखाती है। वो बोलते हैं मैंने ये लेटर नहीं लिखा, बताओ किसने ये झूठ बोला है, उसे नर्क में भेज दूंगा। ये बोलता है जरूर ये बूढ़ा नाटक कर रहा है। इसके बाद ग्रैंडपा अपनी कॉपी में एक नाम लिखते हैं और ली कैबिज बन जाता है। देख कर लिन तो बेहोश होकर गिर ही जाती है। ली तो चिल्लाने लग जाता है प्लीज मुझे ठीक कर दो। ग्रैंडपा उसे बोलते ठीक है लेकिन बुरे काम मत करना और उसे नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद वो गायब हो जाते हैं। मिस्टर ली अपनी बेटी को वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन लिन बोलती है 4 साल पहले मदद की थी, पसंद नहीं करते थे तो मदद क्यों की। यारू बोलती है मिस्टर साहू आप तो लड़कियों को बचाने में एक्सपर्ट हो। वो बोलता है मैंने इंसानियत के नाते मदद की थी इसलिए ज्यादा मत सोचो। बोलती है मैंने तुम्हारी जैकेट धोकर लौटा दी थी तो तुमने मुझे रखने को क्यों दी। यारू बोलती है क्या तुमने ऐसा भी किया। साहू बोलता है अरे वो बहुत ज्यादा गंदी थी इसीलिए नहीं रखी। लिन बोलती है मैं ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और वो उसे किस करने वाली होती है। लेकिन यारू बीच में सैंडल लेकर आ जाती है और लिन का किस सैंडल पर हो जाता है। वो जल्दी से मुंह साफ करने लग जाती है। यारू उस पर चिल्लाती है शर्म नहीं आती दूसरे के फैंसी का फायदा उठाते हुए, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। लिन तो उसे मारने वाली होती है लेकिन यारू हाथ पकड़कर मोड़ देती है, मेरे बंदे से ना दूर रहो। मिस्टर साहू तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यारू बोलती है तुम्हें लोगों की मदद करना बड़ा पसंद है ना, और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर उस मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है गेम तो अभी शुरू हुआ है। फिर साहू यारू के पीछे आता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। यारू बोलती है मैं तो गुस्सा नहीं हूँ। तभी एक लड़की बॉक्स लेकर जा रही होती है, गिरने वाली होती है। यारू सोचती है कहीं साहू इसकी भी मदद ना कर दे, लेकिन इससे पहले ही यारू मैजिक से उसकी मदद कर देती है। बोलती है सॉरी मैं ना तुम्हें इस लड़की की मदद नहीं करने दूंगी। साहू बोलता है मैं तो इसकी मदद करने वाला भी नहीं था। एक लड़की से बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा होता तो यारू फटाक से मिस्टर साहू को अपनी तरफ खींच लेती है ताकि वो उस लड़की की मदद के लिए ना जा पाए। उसे बोलती है आगे से ना तुम घर से बाहर मत निकलना, पता नहीं यहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ मंडरा रही हैं। बोलते तो क्या हुआ, क्या तुम जल रही हो। लेकिन यारू उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। साहू तो अभी भी उसे देखकर हंस रहा होता है। के बाद वो मिस्टर साहू पर बेहोश हो जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं इसने अपनी सारी मैजिक पावर यूज कर ली है, इसलिए अब तुम्हें ही इसे एनर्जी देनी होगी तभी ये ठीक होगी। के बाद ग्रैंडपा उसे पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। सीन में दोनों आमने सामने बैठे होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। तो उसका हाथ बड़ा कस के पकड़ लेता है ताकि वो अपनी एनर्जी उस तक ट्रांसफर कर सके। साहू को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है लेकिन यारू के लिए वो सब कुछ सह लेता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग रो रहे होते हैं। यारू उठकर देखती है और सोचने लग जाती है क्या मैं मर गई हूँ। बोलती है मिस्टर साहू आप सेट मत हो, अगर तुम मुझे बचा नहीं पाए तब भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हारे साथ एक बार फिजिकल टच फील करना चाहती थी। रियलिटी में नहीं हुआ तो ड्रीम में ट्राई किया लेकिन वहाँ पे भी सक्सेस नहीं मिला। सोचा कार में कर लेंगे लेकिन वहाँ भी नहीं हो पाया। आज मैं थोड़ी तेज होती। साहू उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये सारी बातें मत करो। अरु तो हैरान हो जाती है क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। बोलता है भला मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता था। यारू पूछती है तो सब लोग रो क्यों रहे हैं। बोलती है ग्रैंडपा ने कहा था कि तुम्हें ठीक करने के लिए हमें इमोशनल फील करना होगा, लेकिन इस ओनियन से ना मेरी आंखों में मिर्ची लग रही है इसलिए मैं रो रही हूँ।
यारू बोलती है इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलता है क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जो ऐसे टाइम पर तुम्हारे साथ कल्टीवेशन करूँगा। यारू बोलती है लेकिन मास्टर ने कहा था मुझे ठीक करने के लिए कल्टीवेशन ही करना पड़ेगा, ना मैं सच में मर जाऊंगी। तो मैं जिंदा कैसे हूँ जो हमने अभी तक वो सब कुछ किया ही नहीं। ग्रैंडपा बताते हैं तुम्हारे मास्टर ने ना तुम्हें फूल बनाया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बेहोश इसलिए हुई थी क्योंकि तुमने अपनी सारी मैजिक पावर को इस्तेमाल कर लिया था, बॉडी की एनर्जी से कोई मतलब नहीं था। यारू बोलती है क्या मेरे मास्टर ने मुझे झूठ बोला। साओ बोलता है इसका मतलब तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहती थी, तुम्हें लगता था कि कल्टीवेशन जरूरी है कि तुम मुझे पसंद करती थी। यारू बोलती है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था अगर तुमसे शादी नहीं की तो मैं तो मर जाऊंगी। वो बोलता है तुमने कहा था कि तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगी। वे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है तो क्या अब भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। बोलती है ऑफ कोर्स अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले इन सबके पीछे जो है मैं उसे थप्पड़ मार कर भगाऊंगी। अब बोलता बस इतना ही और वहाँ से चला जाता है। यारू ग्रैंडपा से पूछने लग जाती है इसे अचानक से क्या हो गया है। ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, वो जानना चाहता था कि वो तुम्हारे दिल में है भी या नहीं, लेकिन तुमने तो उस मिस्टीरियस आदमी का जिक्र कर दिया। यारू बोलती अरे हाँ मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, अभी जाकर उसे सब एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं अब तुम मेरे ग्रैंडसन के पीछे मत पड़ जाना। बोलती है बिल्कुल नहीं, अब तो हम दुश्मन से दोस्त बन गए हैं। मैं बस चाहती हूँ इन दोनों की सुलह हो जाए, ये दोनों हमेशा साथ रहें। यारू भागकर उसका रास्ता रोकती है। साओ को बोलती है सॉरी मैं तो भूल ही गई थी, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम ही हो। वो बोलता है क्या सच बोल रही हो। लिन तो चुप कर उनकी बातें सुन रही होती है और बोलती है जल्दी से अपना लव कन्फेशन कर दो जिसके बाद तुम दोनों कपल बन जाओगे। तो बोलती है मैं तुमसे वादा करती हूँ जो भी इन सब के पीछे है मैं उसे पकड़कर उससे तुम्हारा कर्ज हटवा दूंगी, तुम्हें तुम्हारी किस्मत वापस दिलवा दूंगी। मिस्टर साओ सोचता है अभी आगे क्या बोलेगी। फिर वहाँ पर लिली नाम की एक लड़की आ जाती है। सीन में लिली मिस्टर साओ से बात कर रही होती है। यारू और लिन दूर से बैठकर देख रहे होते हैं। यारू बोलती है ये लिली ना बहुत ही ज्यादा सीली है और इस लड़की के लिए मिस्टर साओ ने मुझे घर जाने के लिए बोला, मैं जाकर इन्हें देखती हूँ। बोलती है अगर तुम उसके पास जाओगी ना तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, उल्टा तुम्हें ना उसे अपने पास बुलाना चाहिए। यारू पूछती है कैसे, मुझे समझ नहीं आया। लिन सोचती है इसे तो रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता ही नहीं है और मिस्टर साओ भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करना चाहता है। लिली के साथ ड्रिंक चीयर्स कर रहा होता है और उसे बोलता है पिछले 8 सालों से हम नहीं मिले तो तुम अचानक से अब क्यों आई हो। लिली बोलती है मैंने ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। लिन सोचती है इसका मतलब कि ये मिस्टर साओ को पटाने की कोशिश कर रही है, कहीं ये मिस्टर साओ को यारू से छीन ही ना ले। साओ देखता है यारू के पास उसका सीनियर आकर बैठ जाता है। सीनियर बोलता है मास्टर ने बताया है तुम बीमार हो इसलिए दूर से मिलने आया हूँ, हॉस्पिटल में तो मिली नहीं तो तुम्हारी खुशबू सूंघते हुए यहाँ पहुँच गया। यारू तो हंसने लग जाती है तुम्हारी नाक तो कुत्ते की तरह है। वो बोलता है हाँ सच में, लेकिन इसका मतलब ये रही कि तुम मुझे कुत्ता बोलोगी, अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ। लिन बोलती है रुको ना, आई गए हो तो साथ बैठकर खाना खाते हैं और वो उनके साथ खाना खाने लग जाता है। मिस्टर साओ दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। लिन चिल्लाकर बोलती है यारू जरा इसको खाना सर्व तो कर दो। मिस्टर साओ सोचता है ये तीनों साथ कैसे हैं। यारू बोलती है मैं इसको खिलाऊं, ये बच्चा थोड़ी है, हाथ पैर नहीं है क्या। लेकिन फिर बोलती है लो खा लो। यारू अपने हाथों से उसे खिला रही होती है। सीनियर बोलता है ये खाना मास्टर के बनाए हुए खाने से भी ज्यादा टेस्टी है। लिन बोलती है देखो इसका मुंह गंदा हो गया है, जल्दी साफ कर दो। यारू बोलती है तुम्हें सच में लगता है ये बच्चा है। लिन जिद करती है बोला ना जल्दी से साफ करो। यारू टिश्यू से उसका मुंह पूछने लग जाती है। लिन बोलती है आराम से करो। ये सब देखकर मिस्टर साओ तो बहुत ही ज्यादा जल रहा होता है, वो बस उधर ही घूर रहा था। लिली भी देखने लग जाती है लेकिन मिस्टर साओ उठकर उनके पास आ जाता है और यारू का हाथ पकड़ता है, मेरे साथ चलो, और उसे बाहर ले जाता है। लिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, आखिरकार मेरा प्लान काम कर गया। मिस्टर साओ बाहर आकर बोलता है मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ अच्छा बर्ताव करते देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यारू बोलती अरे वो तो मेरा सीनियर है, इतनी दूर से मुझसे मिलने आया था। मिस्टर साओ बोलता है क्या तुमने कभी मुझे थोड़ा सा भी पसंद किया। यारू बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुम्हें मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करती हूँ जैसे मास्टर और सीनियर को। वो बोलता है हमारा पसंद करना ना अलग है, उनके वाला लव नहीं है। यारू पूछती है तो लव कैसा होता है। वो बोलता है जब उसको देखो तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिले, देखो तो याद आए
चोट लगे तो चिंता हो, अगर किसी और के पास जाए तो जलन हो, बस तुम उसे अपने पास ही रखना चाहो। मैं तुम्हारे लिए ना बिल्कुल वैसा ही फील करता हूँ। वो बोलती है ये सब मेरे लिए फील करते हो क्या? वो बोलता हाँ मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बताओ तुम मुझे पसंद करती हो क्या? यारो तो चुप रहती है। वो बोलता है कोई बात नहीं, अगर अभी पसंद नहीं करती हो तो मैं श्योर हूँ एक दिन तुम मुझे पसंद करने लग जाओगी। लिन डॉगी को खिला रही होती है। बोलती है ये क्यूटी पाई किसका है? कितना ज्यादा क्यूट है ना। यारो आकर बोलती है अरे नहीं, मेरे भाई ने ना ज्यादा ड्रिंक कर ली है, वो अपने असली रूप में आ गया है। तो साउ तो हैरान हो जाता है। यारो बताती हाँ ये डॉगी मेरा भाई है, पहले ये मास्टर का पपी था। एक बार मास्टर दवाई लेने गए और ऊपर से गिर गए। ये उन्हें बचाने विलेज तक दौड़ा ताकि मदद लाए। मास्टर इम्प्रेस हो गए और इसे ह्यूमन की लाइफ दे दी। साउ बोलता है इसका मतलब मैं डॉग से जल रहा था। लिन सूंघती है इसमें वाइन की खुशबू क्यों आ रही है? डॉग तो ड्रिंक नहीं करते हैं ना। यारो बोलती है इस डॉग को ना मुझे दे दो, ये मास्टर का है। तो जिद करने लग जाती है ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है, तुम इसे मुझे दे दो। यारो बोलती है अगर मास्टर को पता चला ना तो वो पागल हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी उसे वापस करने के लिए मान जाती है। वो उसे पकड़कर किस करने वाली होती है। यारो तो ये सब देखकर शौक हो जाती है और चिल्लाती है रुक जाओ, लेकिन लिन ने तो डॉगी को किस कर दिया होता है जिससे वो इंसान बन जाता है। लिन तो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। यारो बोलती है अब सब खत्म हो गया। सीनियर दूर भागता हुआ बोलता है सॉरी और वहाँ से गायब हो जाता है। लिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो गुस्से में चिल्लाती है वो मेरी फर्स्ट किस थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और उसके पीछे दौड़ने लग जाती है। अगले सीन में वो लड़की पेंटिंग से बाहर निकल कर आ जाती है। मिस्टर साउ बेड पर सो रहा होता है, भी वो उसे जगाने लग जाती है। नहीं वो आंखें खोल कर देखता है तो उसे यारो नजर आती है। वो उसे बोलती है मेरे पीछे आओ, जिसके बाद वो उसके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही साउ उठता है तो ब्रेकफास्ट के टाइम पर यारो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और पूछती है तुम्हारी आंखों के नीचे इतने ज्यादा डार्क सर्कल क्यों हो गए हैं? वो बोलता पता नहीं मुझे क्या हो गया है, हर रात सपना आता है और ऐसा लगता है जैसे सोया ही नहीं। वो पूछती है कैसा सपना? मिस्टर साउ याद करता है कि रात में उसने यारो के साथ पेंटिंग बनाई थी और सोचता है अगर बताऊंगा तो ये मुझ पर हंस कर पागल हो जाएगी और बोलता है कुछ नहीं। ग्रैंडमा पूछती है ये पेंटिंग कहाँ से आई? मिस्टर साउ सोचता है ये तो मैंने अपने सपने में बनाई थी यारो के साथ, और हैरान होकर वो यारो को पूरी बात बता देता है। यारो कपड़ा उठाकर बोलती है क्या तुमने पेंटिंग बनाने के लिए अपना अंडरवियर भी उतार दिया था? साउ जल्दी से उसे अंडरवियर छीन लेता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसका मुंह गंदा हो गया होता है तो उसे बोलता है ये मेरी ना सबसे पर्सनल चीज है, इससे तुम अपना फेस साफ कर लो। वो बोलती है तुम मेरे साथ ना कितने ज्यादा अच्छे हो। सही खोल कर देखती है तो वो अंडरवियर होता है। ये सुनकर यारो तो हंस कर पागल हो जाती है। साउ बोलता है तुम्हें पता तो है ना सपनों में कुछ भी हो जाता है, मुझे तो ड्राइंग आती ही नहीं है फिर भी मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बना ली। क्या लगता है मेरे अंदर ड्राइंग का टैलेंट है? लेकिन यारो उस लड़की वाली पेंटिंग को देखकर सोचने लग जाती है जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी उसकी आंखें चमकने लग जाती है। वो अपनी पावर से पेंटिंग को चेक करती है और उसे पता चलता है कि ये इविल एनर्जी से बनी है और सोचती है लगता है आज रात सपने में इसे फॉलो करना पड़ेगा। अगले सीन में मिस्टर साउ फिर से सपने में पेंटिंग बना रहा होता है। वो लड़की उसके कान में बोलती है क्या मैं तुम्हारे हाथ को पकड़कर ड्रॉ करवा सकती हूँ? तो उसके बाद वो हाँ बोलता है तो वो उसे ड्रॉ करवाती है। एक्चुअली में यही वो पेंटिंग वाली लड़की होती है। यारो वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उसे मारने वाली होती है लेकिन वो लड़की उसे अपनी पावर से रोक देती है। उसे बोलती है मैं तो बहुत पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और वो यारो को उस पेंटिंग के अंदर डाल देती है और उसे बोलती है अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। यारो चिल्लाने लग जाती है जब मैं बाहर आऊंगी ना तब तुम्हारा आखिरी दिन होगा। में ये लड़की सीनियर के साथ मिली हुई होती है। बोलती है अब तो मैं अपना बदला ले सकती हूँ ना। सीनियर बोलता है पहले तुम्हें ना मिस्टर साउ के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी वरना तुम्हारी स्किन बच नहीं पाएगी। यारो पेंटिंग की दुनिया में देखती है, वहाँ ढेरों सारी पेंटिंग है। तभी मिस्टर साउ को देख लेती है और चिल्लाने लग जाती है। वो सोचता है बड़ा अजीब है, मुझे यारो की आवाज सुनाई दे रही है। वो पूछती है क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन वो कान बंद कर लेता है। आखिर मुझे क्या हो गया है? लगता है प्यार में पागल हो गया हूँ, और खुद से ही हंसने लग जाता है और पेंटिंग उठाकर रखने लगता है। तभी पेंटिंग गिर जाती है। वो लड़की आती है जिसने यारो का रूप ले रखा होता है। वो बोलती है तुम बेड पर क्यों नहीं चलते? वो तो हैरान हो जाता है तुम आज ऐसे कपड़े पहन कर आई हो। वो पूछती है पसंद नहीं आए क्या? वो बोलता है तुम थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन वो उसे हक कर लेती है।
मैं तुम्हें और सरप्राइज दूंगी। उसे हक करता हुआ देखकर यारू को तो दर्द होने लग जाता है और सोचती है मुझे दर्द क्यों हो रहा है, क्या मैं उसे लाइक करती हूँ। वो उसे पकड़कर टेबल पर बिठाता है और बोलता है चलो गेम खेलते हैं। उसके बाद वो चुंबक निकालता है और उसके हाथ को बांध देता है। वो बोलती है तुम्हें ये गेम पसंद है, लेकिन वो बोलता है मुझे पता चल गया है तुम फेक हो। यारू कभी ऐसा बिहेव नहीं करती, बताओ मेरी असली यारू कहाँ पर है। तभी लड़की अपने असली रूप में आ जाती है, लेकिन वो गायब हो जाती है। तभी असली यारू वहाँ पर आती है, लेकिन वो उसका गला पकड़ लेता है। यारू कहाँ है? वो बोलती है अरे मैं ही यारू हूँ, लेकिन वो खुद को मिरर में देखकर हैरान हो जाती है, मैं उस लड़की जैसी कैसे बन गई। फिर वो उसे पकड़कर किस कर लेता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो बोलता है ये तो सच में तुम हो। यारू सोचती है सिर्फ ट्रू लवर्स ही किसके बाद असली रूप में आ सकते हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं। उसे बोलती है क्या तुमने फ्रॉक प्रिंस की स्टोरी नहीं सुनी? साहू तो उसे हक कर लेता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिल जाती है। ये डायरी उसी लड़की जूजी की होती है। डायरी में लिखा होता है जूजी के डॉक्टर डैड हमेशा उसे परेशान किया करते थे, दिन रात उसे कमरे में बंद कर रखते थे। इसी वजह से जूजी को पेंटिंग बनाने की आदत पड़ गई। असल में वो दोनों पेंटिंग वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ अचानक एक बड़ा सा ऑक्शन शुरू हो जाता है। जूजी के डैड उन पेंटिंग्स की बोली लगवा रहे होते हैं। लोग मिलियंस में बोली लगाते हैं, लेकिन जूजी के डैड ने सबको झूठ बोला था कि ये पेंटिंग उन्होंने खुद बनाई है। तभी सभी लोग देखते हैं कि एक लड़की वही पेंटिंग बना रही है। लड़की आरू सबको जूजी जैसी लगती है। जूजी ने उसकी पेंटिंग स्किल्स कॉपी कर ली होती है। उसके दिमाग में जूजी की सारी यादें होती हैं, इसलिए वो भी ड्राइंग करने लग जाती है। जूजी के डैड आकर उसे पकड़ लेते हैं। तुम यहाँ बाहर क्यों आई? तुम्हें तो अंदर बंद कर रखा था ना। लेकिन वो उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और बोलती है सारी पेंटिंग ना हमेशा से मैं बनाती रही हूँ, लेकिन मेरे डॉक्टर डैड सारा क्रेडिट खुद ले जाते थे। से डैड उसको थप्पड़ मारने वाले होते हैं तो वो उनका हाथ पकड़ लेती है और उल्टा उन्हें ही चाटा लगा देती है। लेकिन किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए यारू जो जूजी बनी हुई होती है सबको पेंटिंग के अंदर टॉर्च चलाकर वो सीक्रेट निशान दिखाती है। जूजी के डैड को पता ही नहीं था कि वो पेंटिंग उन्होंने बनाई ही नहीं थी। इससे सबको सच पता चल जाता है कि जूजी के डैड झूठे हैं। पहनकर जूजी वहीं पर खड़ी हो जाती है। ये सब कुछ देख रही होती है। वो गुस्से से उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है पता है मैंने तुम्हारी वजह से कितना कुछ सहा है। ये सभी लोग जूजी के डैड पर भड़कने लग जाते हैं। इसको तो सजा मिलनी चाहिए। वो भी अपनी गलती मांग लेता है, माफी मांगता है, लेकिन तभी पेंटिंग वर्ल्ड अचानक से कोलैप्स होने लग जाता है, सब कुछ हिलने लग जाता है। तो वो बोलती है ये दुनिया खत्म होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। के बाद वो लोग वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। जूजी आकर उसका गला पकड़ने लग जाती है। यारू से बोलती है हमने तो तुम्हारी जान बचाई है और तुम हमें ही मार रही हो। जूजी बोलती है वो तो बस एक इल्यूजन था, जब मैं असली बनूंगी ना तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लूंगी और उस बीस्ट को सबक सिखाऊंगी। तभी वो बोलती है अच्छा मिस्टर साहू जरा न्यूज पढ़कर सुनाओ। अभी वो न्यूज पढ़कर सुनाता है। आर्टिस्ट जो जूजी के डैड थे उसने अपनी बेटी के आर्ट पीस चुराए थे, वो पकड़ा गया। अब उसके खिलाफ केस चल रहा है और वो जेल में बंद है। सुनकर जूजी उन दोनों को थैंक यू बोलती है, मुझे अपनी लिटिल सिस्टर से मिलना है। वहीं पर एक लड़की ड्राइंग कर रही होती है। वो भागकर उसके पास जाती है और गले मिल लेती है। जूजी की सिस्टर बोलती है मैं भी बड़ी होकर बहुत बड़ी पेंटर बनूंगी। यारो उन्हें देख रही होती है और सोचती है ये दोनों तो रियल सिस्टर भी नहीं है, फिर भी इनमें कितना ज्यादा प्यार है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मास्टर और मुझ में है। वो मेरे रियल डैड तो नहीं है, फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूँ। मिस्टर साहू से पकड़ कर बोलता है और हमारे बीच में? वो बोलती है हमारे बीच के वाला प्यार ना बिल्कुल अलग है। वो पूछता है कैसे अलग है? वो सोचती है मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। तभी जूजी गायब होकर ल्यू के पास आती है और सोचती है यारू ने मेरी मदद की है, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसने मेरे ऊपर जादू किया है इसलिए मैं उसे सच नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ा बहुत क्लू तो छोड़ ही सकती हूँ ना। वो उसके हाथ का ब्रेसलेट खोलने लग जाती है, लेकिन तभी लू अचानक से उठ जाता है और उसे बोलता है तुमने मुझे धोखा दे ही दिया और उसे मारकर गायब कर देता है। यारू भागकर उसके पास आती है और पूछती है जूजी तुम्हें क्या हुआ है? उसे सबूत के तौर पर ल्यू का ब्रेसलेट दे देती है। बोलती है यही वो है जो तुम्हें हर्ट करना चाहता है। के बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। के बाद वो ब्रेसलेट की स्मेल से उसे ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता।
तो वो अपनी मैजिकल कंपास का इस्तेमाल करती है। के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लू को देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। इन लोगों को पता चल जाता है कि इन सबके पीछे लू ही था। तो बोलती है इसके साथ जो भी बुरा हुआ उसकी वजह से ब्लैक सोल ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अब ये जिंदा लाश बनकर रह गया है। साव बोलता है क्या इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। बोलती है मैं बस कोशिश कर सकती हूँ और उस पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन वो आकर उसे पकड़ लेता है। मिस्टर साव चिल्लाता है उसे छोड़ दो। लू बोलता है मेरे प्यारे भाई आखिर तुम इसके लिए आ ही गए। साव बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने इसे और मुझे हर्ट क्यों किया। लू बोलता है क्योंकि मैं तुमसे सब कुछ छीनना चाहता हूँ ताकि गो फैमिली में सिर्फ मैं इकलौता बचा रहूं। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसके साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज करो, या तो ये मरेगी या तुम मरोगे। लेकिन फिर बोलता है लगता है ये तुमसे प्यार नहीं करता। यारो बोलती है तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, मुझे अच्छे से पता है वो मुझे कितना पसंद करता है। बोलती है मिस्टर साव तुम कुछ भी चुन लो मैं ना तुम्हारे साथ हूँ। बोलता है मैं कुछ भी चूज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों में से कोई नहीं मरेगा। उसके बाद वो अपनी पावर यूज करता है और यारो को बचा लेता है। यारो बोलती है मुझे पता था तुम कर सकते हो। लू वहीं पर गिर जाता है और पूछता है तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए। मिस्टर साव बोलता है ये गू फैमिली है, यहाँ पावर्स इनहेरिटेट होती है। लू बोलता है फिर मुझे क्यों नहीं मिली। साव बोलता है जब अच्छाई जागती है ना तभी ये पावर मिलती है। यारो बोलती है इसको क्यों बता रहे हो, अगर इसकी पावर जाग गई ना तो ये हम सबको मार डालेगा। साव बोलता है ये ना इम्पॉसिबल है। लू भी उसी मंत्र को पढ़कर उसी पावर को अप्लाई करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पावर काम ही नहीं करती। साव बोलता है ये पावर ना किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, किसी पर अटैक करने के लिए नहीं। वो बोलता है तुम्हें क्या पता कैसा फील होता है, गू फैमिली वालों ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था, कोई मुझे बचाने नहीं आया, किसी ने मेरा ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ और इस दुनिया से भी नफरत करता हूँ। साव बोलता है अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हम तुम्हें अपने गू फैमिली का मेंबर ही मानते हैं और आज हम तुम्हें वापस लेने आए हैं तो चलो हमारे साथ। लू बोलता है तुम बस मुझे मनाने के लिए ये सब बोल रहे हो, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी नहीं जाऊंगा। और वो पॉइजन की बोतल निकाल कर पी लेता है। यारो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसने तो पूरा पी लिया होता है। मिस्टर साव अपनी पावर यूज कर उसे बचाने लग जाता है लेकिन इस वजह से उसे खुद को खून की उल्टी आने लग जाती है और बोलता है मैंने कहा था ना कि कोई नहीं मरेगा। वो बोलता है लेकिन तुम मुझे बचा क्यों रहे हो, मैंने तो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की थी ना। साव बोलता है क्योंकि तुम मेरे भाई हो और वो उसकी बॉडी से सारा पॉइजन बाहर निकाल देता है। लू बोलता है मैं ना तुम्हें रिपे करूंगा और जो फेट एक्सचेंज की थी वो वापस कर देता है। नेक्स्ट सीन में यारू मास्टर से पूछती है इसका क्या होगा। मास्टर बोलते हैं इसे उठने में टाइम लगेगा, हम इसकी सारी मेमोरीज ना मिटा देंगे ताकि ये अपनी लाइफ को बिना किसी नफरत के जी सके। मास्टर उस पर जादू करने वाले होते हैं लेकिन वो मंत्र भूल जाते हैं। वो मंत्र उनकी सीक्रेट बुक में लिखा होता है जिसके बाद सभी लोग मिलकर उनकी सीक्रेट बुक को ढूंढने लग जाते हैं। यारू सोचती अब तो इसका कर्ज वापस हो गया है, अगर मैं इसे बताऊंगी कि मैं इसे पसंद करती हूँ तो क्या ये मुझे अपने पास रखेगा या फिर नहीं। साव भी यही सोच रहा होता है, पता नहीं अब मेरे पास ये वापस आएगी भी या नहीं। तो यारो से कुछ नीचे गिर जाता है और बोलती है ये तो सच बोलने वाली मेडिसिन है और इधर साव को वो सीक्रेट बुक मिल जाती है लेकिन यारू पर सच बोलने वाली मेडिसिन का पूरा असर हो गया होता है। साव पूछता है क्या हुआ है। यारू बोलती है आज तुम कितने ज्यादा स्पेशल लग रहे हो। उसे पूछता है तुम्हें क्या हो गया है लेकिन वो उसे टच करने लग जाती है और बोलती है तुम इतने ज्यादा हैंडसम कैसे हो, तुम ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो। साव के हाथ से तो बुकी नीचे गिर जाती है, वो उसे उठाने लगता है लेकिन यारू लात मारकर साइड कर देती है और उसे बोलती है बुक की तरफ मत देखो, सिर्फ मेरी तरफ देखो, ने कहा था ना कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हूँ, मैं भी ना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। वो बोलता है तो प्रूफ करो। जिसके बाद वो उसे नीचे बिठा लेती है और अपनी धड़कनें सुनाने लग जाती है। क्या तुम्हें मेरी धड़कनें सुनाई दे रही हैं? देखो जरा ये कितनी ज्यादा तेज हो रही हैं। अभी तुम मेरे पास आते हो ना मेरी धड़कनें ऐसे ही हो जाती हैं। बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना तुम्हारी बातों पर भरोसा है और उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। तो भी उसे किस कर रही होती है लेकिन तभी उसे होश आ जाता है। किसन का असर खत्म हो गया होता है इसलिए वो पूछने लग जाती है हम क्या कर रहे थे। बोलता है अभी तुमने मुझे पैशनेटली अपना प्यार कन्फेस किया था, अब तुम किस नहीं करना चाहती हो, क्यों भला। यारू बोलती है मैंने ना सच बोलने वाली मेडिसिन पी ली थी। वो पूछता है क्या हम कंटिन्यू करें। वो सोचती है अब तो हो गया है तो कंटिन्यू करने में क्या हर्ज है और उसे पकड़कर किस करने लग जाती है। मास्टर और सीनियर छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। सीनियर बोलता है मास्टर आपने जानबूझकर वो बोलने वाली मेडिसिन रखी थी ना। मास्टर बोलता है वरना
वो कभी बताती ही नहीं, इसलिए मैंने इन दोनों की मदद की है ताकि दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता पाए। तभी सीनियर का फोन बजता है। मास्टर पूछता है किसका कॉल आया है। सीनियर बोलता है लिन का। लिन कॉल कर कर बोलती है क्या तुम आज फ्री हो। सीनियर पहले भौंकने लग जाता है लेकिन फिर बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ। और फिर वो मास्टर से पूछता है क्या मैं जा सकता हूँ। मास्टर बोलता है तुमने तो उसे हाँ बोल दिया है ना, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जिसके बाद वो भाग जाता है। मास्टर समझ जाता है इसकी और लिन की भी जोड़ी बन गई है। नेक्स्ट सीन में ब्रेकफास्ट करते हुए यारू उसे किस का इशारा कर रही होती है। मिस्टर साउ तो शर्माने लग जाता है। लू बोलता है इन दोनों में क्या चल रहा है, कैसे इतने ज्यादा खुश लग रहे हैं। साउ पूछता है तुम आज कहाँ जाओगी। यारू बोलती है तुम्हारे साथ। वो बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ, और दोनों लड़ने लग जाते हैं। ग्रैंडमा बोलती है लड़ाई मत करो, अब तुम दोनों की शादी होगी, फिर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। इसके बाद दोनों ओके बोल देते हैं। तभी लू आकर बोलता है ग्रैंडमा मुझे ना बन बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन आप तो रोज ही बन बना देती हो, अब बन खाकर मेरा दिमाग ही बंद हो गया है। ग्रैंडमा पूछती है तो अब तुम्हें क्या खाना है। लू बोलता है डोनट। इसके बाद ये दोनों अपने अपने काम पर जाने लगते हैं। साव बोलता है जाने से पहले मुझे अवार्ड नहीं दोगी, और उसे किश का इशारा करता है। लेकिन दूर से ग्रैंडमा और लू उन्हें देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, जबकि ये दोनों अभी भी किस पर लगे हुए होते हैं। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।